नमस्कार। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाते हैं राजू केंद्रे से। राजू केंद्रे के बहुत सारे परिचय हैं, कई तरह की आइडेंटिटीज़ और बहुत तरह का काम वो लेकर यहाँ आए हैं। राजू केंद्रे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राजू जी, राजू केंद्रे का जो नाम इस समय भारतीय जो पूरा एक एकेडमिक क्षेत्र है और बाकी क्षेत्र है उसमें चर्चा में है, और इसकी वजह ये है कि फोर्ब्स ने यंग लीडर्स जो 30 साल से कम उम्र के भारत के भावी उभरते हुए सितारों की जो लिस्ट बनाई है उसमें राजू केंद्रे का नाम है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ऐसी एक लिस्ट बनाई है, उसमें भी इनका नाम है। इनफैक्ट CNN IBN ने इसके लिए जो पोल कराने का उन्होंने प्रयास किया था, उसमें उन्होंने बैकआउट किया क्योंकि आशा वर्कर उनके प्रतियोगिता में थे। राजू केंद्रे का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा अभी वो लंदन की स्वास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आए हैं सोशल वर्क में। राजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। राजू, आपके काम के बारे में और आपकी जीवन की यात्रा के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है कि अगर आप शुरुआत इस बात से करें कि आपका जो एकलव्य शिक्षण परिषद जो प्रोजेक्ट है, हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप दरअसल क्या करते हैं, कैसे आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, DNT और जो पूर्ववर्ती घुमंतु जातियां हैं, इनके बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए कैसे तैयार करते हैं? ओके, थैंक यू सर। महत्वपूर्ण सवाल है और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले तो ये जो काम करने का सौभाग्य बोलूँगा या प्रेरणा जो है वो मेरा खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस है, कमिंग फ्रॉम नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी। तो मैं बचपन से नहीं शुरू करूँगा, बट 11 साल पहले मैं जब पुणे मेरे गांव से, मैं विदर्भ रीजन से आता हूँ। विदर्भ इज नोन फॉर एग्रीकल्चर, डिस्ट्रेक्शन, फार्मासुसाइड। तो मेरे माँ पिताजी भी किसानी करते हैं आज भी गांव में, तो वो भी प्राइमरी भी पढ़े हुए नहीं। बट 11 मतलब मेरा पूरा स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूलिंग में हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल में गया था, सब सोशल जस्टिस हॉस्टल में रह चुका है। और बट जब 12th के बाद मुझे IAS बनने के लिए पुणे जाना पड़ा, तो वो 400 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है। तो आपको क्वालिटी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए पुणे जैसे शहर में जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में, विदर्भ एरिया से। तो तब जब मैं BA को एडमिशन एनरोल किया तो मुझे हॉस्टल्स नहीं मिला। मेरा लैंग्वेज का इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था मराठी में। मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो पुणे का मराठी आपको पता है। पुणे के मराठी को मतलब बहुत हाई एक दर्जा दिया जाता है, और बाकी विदर्भ वगैरह की मराठी नीचे की मराठी मानी जाती है। वो हर जगह, ये बंगला में भी प्रॉब्लम है, हिंदी में भी है। हाँ, तो वहाँ पे वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था। और सिस्टम, ये व्यवस्था ही आपको बार बार दबा के, मतलब वो फिल करवा के देती है। तो लैंग्वेज का इश्यू, हॉस्टल का इश्यू, कोई पहचान वाला नहीं था, इमीडिएट कोई मेंटर नहीं था उस टाइम 11 साल पहले। और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसा कॉलेज पता नहीं था। अच्छा स्कोरिंग होने के बाद भी नहीं रह पाए। तो 4 महीने में मैंने वो फर्ग्यूसन, मतलब जो मेरा मॉडर्न कॉलेज का एडमिशन था वो छोड़ना पड़ा, और मेरा एडमिशन डिस्टेंस में करना पड़ा। और वहाँ से फिर मैं ट्राइबल एरिया में 2 साल काम किया, मेलघाट जैसा एरिया में। तो वहाँ पे तो मैं जिस एरिया में काम करता था उस पेरी में एक भी बच्चा हायर एजुकेशन में एनरोल नहीं था। फॉरगेट अबाउट क्वालिटी, तो एक्सेस ही नहीं उस एरिया में। बच्चे को 200 किलोमीटर डिग्री करने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद मैं TISS में गया, टाटा इंस्टीट्यूट में। तो उस दौरान डायरेक्टली मेरा, मतलब नेचुरली मेरा UPSC थोड़ा सा पीछे पड़ गया, और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में प्रैक्टिशनर के तौर पे आया। तो TISS में जब गया, TISS में रूरल डेवलपमेंट के लिए बच्चे, अर्बन इलीट बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे को शौकीन था, मतलब शौक में गया कि ये कैसे कि रूरल डेवलपमेंट पढ़ ले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई आ रहा है दिल्ली से, कोई आ रहा है मुंबई से, कोई आ रहा है इंदौर से, वो करियर बनाने के लिए। हाँ, करियर बनाने के लिए। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रूरल, और मराठवाड़ा का इंस्टीट्यूट है तुलजापुर में हमारा है, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो लिव्ड एक्सपीरियंस वाला, फ्रॉम चाइल्डहुड, आंगनबाड़ी से लेके, झड़पी से, जिला परिषद स्कूल से लेके पुणे वाला जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो जहाँ पे मुझे पुणे छोड़ के मुझे डिस्टेंस में जाना पड़ा। आज शायद मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आता, बट वो सब फैक्टर लेके फिर एकलव्य का निर्माण हुआ। तो आज अब क्या करते हैं वहाँ पर? आज हम एक 6वां साल है, 17 में जब शुरू किया मैंने, जब मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, विजिटिंग, मतलब फुल टाइम रोल पे था, सावित्री चित्रा समाजकर्म महाविद्यालय। तो वहाँ पे वो जो कॉलेज यवतमाल आपको पता है कि हॉटस्पॉट है ट्राइबल बेल्ट का और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का। तो वहाँ पे सब बच्चे जो है NT DNT, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइक्रो OBC कम्युनिटी से आते थे। तो यहाँ पे हमने पायलट शुरू किया, और अभी पायलट जब 7, अब
उस टाइम 17 में मैंने 7 बच्चों के साथ पायलट शुरू किया, आज हम 700 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ ये मतलब आज एकलव्य के माध्यम से हम अंडरग्रेड मतलब 12th के बच्चों के बाद 12th के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, अंडरग्रेड के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट ओनली कि एक 1 डे वर्कशॉप्स, उसमें 1 डे वर्कशॉप्स होते हैं, रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स होते हैं 3 दिन का। उसमें का मकसद होता है कि अपना सोशल कैपिटल बिल्डअप होए, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बिल्डअप होए, और उसके बाद 3 महीने का प्रॉपर इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ब्लेंडेड, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो पिछले 5 सालों में हमने 1000 लोगों को ट्रेन किया है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, और सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी से। और उसमें से 700 बच्चे ये टाटा इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, DU, JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में गए। अगला टारगेट हम मीडिया, लॉ, स्टेम में भी हम कोशिश कर रहे हैं काम। तो कभी 7 बच्चों से शुरू हुआ ये जर्नी, आज हम 1 साल में 700 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं। राइट। सो आपने एक ऐसा काम किया है जो इंडिया के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का जो गैप था उसको आपने भरने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया ने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है, कुछ चीज़ें पहले से आगे बढ़ी हैं, कुछ रास्ते खुले हैं, कुछ रिजर्वेशन से आया है, लेकिन वो जो बीच में कैपेसिटी का गैप था, उस कैपेसिटी का गैप को चूँकि आपने फील किया और आपने महसूस किया कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी और को ये प्रॉब्लम ना आए तो आपने इस काम को किया। मैं थोड़ा सा इस मॉडल को और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसकी डिटेलिंग दीजिए कि आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उनको आने के बाद आप उनको कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, कैसे उनकी तैयारी कराते हैं, रिसोर्स आप कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि आसान काम आपके लिए नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत टफ काम होगा। थोड़ी डिटेलिंग हम आपसे और चाहेंगे। ओके, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम ये मेरिट जो हम बोलते हैं हमेशा, मैं यूके में भी था सुहास में, और बचपन से लेके हम मेरिट, हमारे इसमें बोर्ड में 10वीं 12वीं मेरिट का लिस्ट लगता था। तो बचपन से मेरिट हमारे लिए एक बड़ा इल्यूजन और बहुत प्रतीकात्मक एक स्वरूप था। तो मेरिट के अगेंस्ट है हम, मतलब हमारा मेरिट मार्क्स पे नहीं, 10th 12th में कितना मार्क्स मिलता है, ग्रेजुएशन में कितना, हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस ही उस तरीके का। हमारा गूगल फॉर्म आप देखोगे तो उसमें होता है आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, आपके माँ पिताजी क्या पढ़े हैं, आपके घर में क्या रिसोर्सेस है सोशियो इकोनॉमिक, आप कौन से कम्युनिटी से आते हो, तो ये हमारा मेनली क्राइटेरिया होता है, और आपकी विलिंगनेस कितनी है आगे इस फील्ड में पढ़ने की, और उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। और तो लास्ट मतलब पहले शुरू 2-3 साल में ये क्या होता है ना, ये अपना जो मार्जिनलाइज तबका है, वंचित तबका है, यो ट्रेडिशनली हम बहुत बैंकिंग मेथड ऑफ एजुकेशन जो होता है, पाउलो फ्रेरे ने जो बोला है कि हम पीछे बहुत क्लरिकल, मतलब आपको पता है PCS एग्जाम होता है, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, हमारे यहाँ तो ये 3-4 फील्ड ही है। तो ये शुरू में बहुत दिक्कत गया हमको, क्योंकि ये बताने के लिए, बट आप लास्ट 1 ईयर में ये बहुत काम डेमोक्रेटाइज हो रहा है, तो अच्छे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है और भी, क्योंकि आपको पता है, आपका इसमें 3-4 डिकेड का एक्सपीरियंस है। रिसोर्सेज के टर्म्स में हमको बहुत दिक्कत जाती है कि नाम एकलव्य है और काम डायरेक्ट मतलब वो वंचित समुदाय को, तो ये एक बड़ा मतलब ये शायद कुछ यहाँ पे नहीं हो पाएगा बात, बट लड़ाई है, मतलब कुछ रेसेस, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, जो लिव्ड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो TISS में पढ़े हैं, JNU में पढ़े हैं, IIT में पढ़े, ऐसा हमारा 300 लोगों का मेंटर्स का ग्रुप है जो इस प्रोसेस से गए हैं और एक लेवल पे गए, जिनका पहला जनरेशन पढ़ के आगे गया है। तो ये हमारा मेंटर्स कम्युनिटी का पार्ट है। तो इसमें बड़ा कंपोनेंट 1-to-1 मेंटरशिप, जैसे आप मेरे मेंटर हो, आप IMC में पढ़े हो, तो मैं मीडिया में जाना था, तो आप मुझे कंटिन्यूस 1-to-1 कॉल करेंगे, वर्चुअल कॉल करेंगे। आप जैसे मेंटर्स वर्कशॉप में आएंगे, जैसे 1 डे वर्कशॉप में हम काम क्या करते हैं कि 4 घंटे का प्रॉपरली ओरिएंटेशन करते हैं। लास्ट ईयर हमने लगभग 5000 यूथ को ओरिएंट किया कि क्या क्या ये 4-5 फील्ड के अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग, PCS या ये सब छोड़ के और क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टेम है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ, मीडिया, ये सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए थे। उसके बाद 3 दिन के वर्कशॉप में आप जैसे लोग लॉ के, मीडिया के, ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंस के, JNU, IIT में जो लोग पढ़े हुए, वो वहाँ मेंटीज के साथ रुकते हैं, अपने बच्चों के साथ रुकते हैं और 3 दिन स्टे करते हैं। तो वहाँ पे उनको अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद 3 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, उनको बीच में छोड़ नहीं देते। 3 महीने में उनको उसकी एंट्रेंस की, इंटरव्यू की, प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग जो अपने एजुकेशन सिस्टम में लैकिंग है,
जी। हम क्या है, क्लर्क बनाने के पीछे पड़े हैं ना, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई एफर्मेटिव एक्शन का डिबेट है तो उस पर चर्चा करो, सीए का डिबेट है उस पर चर्चा करो, तो ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स लेके, एडिटोरियल लेके उस पर हमारा चर्चा होता है। तो अभी जो मैं आपसे समझ पा रहा हूँ इसके हिसाब से जनरली अभी तक आपका जो जर्नी है वो टफ है, लेकिन आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है, और आपको जो अपने मेंटरशिप का आपने जो प्रोग्राम बनाया, जो नेटवर्क बनाया है, वो आपके प्रोग्राम को एक तरह से नीचे से पकड़ के रखा है और संभाल रहा है। क्या अब आपके 7 साल में के तैयार किए हुए लोग, क्या वो अब रिसोर्स बनकर आपके लिए लौट रहे हैं और वो आपका एक तरह से रिसोर्स पूल का रिप्रोडक्शन हो पा रहा है? यस सर, यस सर, क्योंकि मतलब जैसा कि आप भी आप इस सेक्टर में हो, मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, तो हमारा एक एम्पैथी होता है, हमने ये झेला है, हमने जिया है, तो ऑब्वियस है कि हाँ रिसोर्सेज की दिक्कत है, पहला ही जनरेशन है, फाइट कर रहा है, कास्ट सिस्टम है, रिसोर्सेज का लड़ाई है, व्यवस्था का लड़ाई है, बट तब भी ये पे बैक टू सोसाइटी देखता है, लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पूरे तो नहीं बट मोर देन 50% लोग हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट, हाँ मोर देन, बहुत काफ़ी है। हम भी वो समझते हैं एम्पैथी के लिए, भाई अपना पहला लड़ाई है, घर में हेल्थ का इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पहले, हाँ सही बात है, पहला वो अपना घर बनाने की कोशिश करेगा, आपको रिसोर्स देने से पहले थोड़ा अपना लेवल ठीक करने की कोशिश करेगा। नहीं बट टाइम देता है, मतलब मेंटरशिप देता है, आता है वापस। कोई मेजर, कोई रेसिस्टेंस, कोई विरोध, कोई समस्या, कोई जो आई आपके सामने, जो आपको लगा कि अगर वो नहीं होता तो आप और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते, पूरे देश में आपके और यूनिट्स होती, कोई चीज़ जो आपको रोक रही है वो पढ़ने? सरनेम आपने तो बहुत दिया, आई नो, बट हाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि लोग हमारे पास जो हैं वो देश भर के अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उस बात को शायद समझ नहीं पाएंगे। क्या सोशल कैपिटल जो बरदो भी बात करते हैं, होता है ना कि समझो मैं पुणे मुंबई में पैदा होता तो मेरे पास अलग एक रीजनल एक्सेस होता, शायद मैं उस एलिट, अर्बन एलिट बैकग्राउंड से होता तो मेरे पास अलग एक सोशियो कल्चरल एक्सेस होता, तो जो बहुत दिक्कत जाती है, हर टाइम जाता है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे तरीके से गेट कीप होता है, और जो काम कर रहे हैं, बट हमको हमारे काम का इसेंस पता है, हम उसको, और रिसोर्सेस ये हमारे लिए कभी कभी सेकेंडरी आता है, हमारा पैशन, हमारा एम्पैथी, हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस, ये हमको मोटिवेट करता है। लेकिन वो एक लेवल के बाद जाकर आपको निश्चित रूप से उस पैशन के साथ आपको और मल्टीप्लायर चाहिए होगा। चाहिए। और आपको क्या अभी तक कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट मिला है? प्रवाह नाम का दिल्ली का बेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है भारत में, क्योंकि अगर अच्छे कॉर्पोरेट्स जो हैं और सरकारें हैं वो अगर इस तरह के एफर्ट को मदद जब तक नहीं करेंगी तो वो गैप रह जाएगा, और ये मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी। मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ दिलीप सर कि प्रवाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन वो सपोर्ट किया है हमको इंक्यूबेशन प्रोग्राम में। नज नाम का एक बेंगलोर बेस्ड फाउंडेशन है, उन्होंने हमको लगभग सीड फंडिंग दिया है, अच्छा फंडिंग दिया, उससे वजह से हमारे साथ 3-4 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं अभी। बट मैं अपील करना चाह रहा था कम्युनिटी को कि हमारा ये जिम्मेदारी है कि ऐसे कॉज को, नालंदा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, अनूप जी वर्धा में काम कर रहे, नालंदा एकलव्य जैसे हमको 100 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म लगेंगे दुनिया भर, भारत भर के कोने में। बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कम्युनिटी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा है, इसके बाद का जो थ्रेशोल्ड पार करने के बाद एक जो बहुत बड़ा हो जाना है, वहाँ पर कॉर्पोरेट्स और सरकार की भूमिका शायद वहाँ पर है। कॉर्पोरेट मतलब CSR नाम का हमारा ये एक अच्छा एक्ट है हमारे पास। मैं यूके में था, मैं US में स्टडी किया, एड एंड डेवलपमेंट मेरा मॉड्यूल था, तो वहाँ पे ये रूल नहीं है, लीगली कंप्लायंस नहीं है यहाँ पे, तो इंडिया में अच्छी बात है। टू बी अ गुड कॉर्पोरेट यू शुड डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी आल्सो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा शिव नादार जी है, अपने टाटा ट्रस्ट है, अजीम प्रेम जी खुद का यूनिवर्सिटी, नंदन नीलेकनी है, बहुत सारे लोग इंडियन फैमिली फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं। बट शायद हम उस तरीके से पिच करने में, जो होता है ना पिच करना सोशल एंटरप्राइज में, उस तरह में हमारा गैप है। बट मैं इस माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमको ग्राउंड पे आके देखिएगा, आप देखिए हमारा काम है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों के, हमारा टारगेट ग्रुप है मेंटीज, उस पर हमारा जो नॉर्मल ट्राइब का बच्चा है या मेलघाट का बच्चा है, उससे बात कीजिएगा। बहुत सारा हमारा जेंडर का जो बात होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात करते हैं, हमारे इसमें मोर देन 40% गर्ल्स है, ट्राइबल में तो मोर देन 60% गर्ल्स है। तो ये काम तो
पूरा बिल्कुल। और अल्टीमेटली ये काम तो पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर है। मिडिल क्लास का ग्रोथ होना है और मिडिल क्लास का गांव तक जाना है, तो एक तरह से ये एक बहुत एक कॉमन जर्नी हो सकती है इन सबकी। एक चीज मैं आपसे और ये समझने की कोशिश करूंगा राजू, कि जैसे आपने एक जर्नी लोगों को लेकर की, साथ इतने सारे लोगों को लेकर चले, उन सबको आपने जहाँ 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 संभव हुआ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद का एक लेवल है जो कि ग्लोबली बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को पहुँचाना, जो लोग आमतौर पर, क्योंकि भारत का जो माइग्रेशन का पैटर्न है एजुकेशन के लिए, वो जनरली अर्बन इलीट अपर कास्ट के लोग ही ज़्यादातर जाते रहे हैं विदेश। ये मतलब हिस्टोरिकली फैक्ट है, इस पर स्टडी वगैरह भी हो चुकी है। तो ये यहाँ से आपका एक जो और क्वांटम जंप है, क्या उसके लिए आपकी कोई तैयारी है कि बच्चे अब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और जर्मनी और स्वीडन और इन जगह की यूनिवर्सिटीज़ में और हाइडलबर्ग और ये सब इन जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर जाएं इसकी, और खास करके स्टेम के लिए आपकी क्या तैयारी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा एकलव्य का मॉडल लिव्ड एक्सपीरियंस से खड़ा हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके लिए, तो सेम मैं जब ट्यूनिंग को अप्लाई, मुझे ट्यूनिंग यूके गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला है, उसके पहले मुझे 19 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर था, बट फंडिंग नहीं था। गवर्नमेंट का उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि ओबीसी के लिए, एनटीडीएनटी के लिए स्कॉलरशिप्स उस तरीके का नंबर बहुत कम है। राजस्थान फेलोशिप मेरे ख्याल से 30 है, 30 पूरे देश के लिए 30 स्कॉलरशिप ओबीसी। तो इतना मतलब थाईलैंड, इंडोनेशिया के बच्चे थे मेरे साथ, उनका हजारों स्कॉलरशिप्स है, यूके गवर्नमेंट दे रहा था, स्कॉलरशिप देता है। तो ये मुझे गैप देखा। मेरा दोस्त है सुमित जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया है, तो उसने आर्टिकल लिखा है उस पर अच्छा कि कैसा ये अर्बन एलिट यहाँ पे जा रहा है। और मैं जैसा मीडिया का रिपोर्ट आया ऑक्सफोर्ड का, लॉ में आप जो बात करते हैं हमेशा, तो ऐसा ही 3% भी 2% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एनटीडीएनटी, ओबीसी कम्युनिटी, माइक्रो ओबीसी मिला के जो फॉरेन जा रहे हैं बिल्कुल नहीं है। 1 लाख बच्चे यूके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में कैमरे में देखो ना आप सरनेम कौन जा रहा है। तो ये हमारा हेटेड नहीं है, हमारा ये है कि 75 साल हो गए तब भी हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है, वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई या नहीं होने दी गई, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो देखा है, मैंने जो झेला है, तो मैंने उस पर एक प्रोग्राम, बाबा साहब की जयंती की, बाबा साहब को एलएसी में पढ़ के 100 साल कंप्लीट हुए दिस ईयर, मतलब 1921 में, बाबा साहब 22 में, जो अम्बेडकर हाउस लंदन है। तो मैं बार बार वहाँ पे 8-10 बार एक साल में गया, तो मेरे इंस्पिरेशन है। तो बाबा साहब के 100 साल पे और बाबा साहब की जयंती पे ने 14 अप्रैल को मैंने ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका पायलट बैच चल रहा है। मैं उसको जानबूझ के ज़्यादा उसको बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर पायलट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मुझे रिजल्ट आएगा तो मैं उसको बड़े लेवल पे, एडवोकेसी लेवल पे, नॉट ओनली कि पैरेलल सिस्टम। मैं यूके यूएस जैसा, सूरज अंग्रेज स्कॉलर है अपने, ग्लोबल स्कॉलर सुमित है, बहुत सारे ग्लोबल स्कॉलर है इमर्जिंग, सुमित जी है, अनुराग जी है, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा आके हमको इसके लिए एडवोकेसी करना पड़ेगा। अरविंद है, कई सारे अरविंद कुमार जी है जो पीएचडी स्कॉलर है। तो ये इनको साथ हमको सबको मिला के, ये यूरोप में है, यूके में, यूएस में है, जितने सारे बड़े बड़े, अभी यूएस में अच्छा बात हो रहा है, कास्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है यूनिवर्सिटी, बट उनको हमको बोलना पड़ेगा कि आप इसके अलावा स्कॉलरशिप भी दो हमको। जैसा यूके सरकार स्कॉलरशिप देती है, उनके लिए ये भी बोलना पड़ेगा, सबल्टन या जो अपने ग्रासरूट के, मतलब जो वंचित समाज है, उसके लिए आपको कौन कास्ट पे रिसर्च कर रहा है, कौन एनटीडीएनटी पे रिसर्च कर रहा है। तो हमको हमारे स्कॉलर बनाने के लिए, तो ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम के लगभग 5 महीने से प्रोग्राम चल रहे, उसके भी रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स कर रहे हैं हम। उसमें हम अपने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप तो अपना है ही है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए छोटा नंबर है बट है, बट उसके अलावा मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप जो मुझे ट्यूनिंग मिला है, अच्छा स्कॉलरशिप है, बट हमारे ग्रासरूट पे पता ही नहीं है, दिल्ली मुंबई तक ही सीमित रह जाता है। कॉमनवेल्थ है, इरास्मस है, डार्ड है, फुलब्राइट है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप का, बहुत सारे, जैसा आपने स्टेम में बात किया है, स्टेम में वुमेन्स के लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप्स है। तो ये स्कॉलरशिप इंकलकेट या डेमोक्रेटाइजिंग होता नहीं ग्राउंड पे, क्योंकि अपने लोग गए ही नहीं ना वहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन ही अब बन रहा है, अब जा रहा है। हाँ, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 100 साल का गैप है, 100 साल पहले प्रकाश जाना शुरू कर चुका था, उनकी 3rd जनरेशन वहाँ पे है। तो वो एक्चुअली पुल फैक्टर भी वो खींच के ला रहे हैं अपने लोगों को, उनको बता रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या कैसे रिकमेंडेशन लिखवाया जाता है। मैं लाइफ में पहली बार फ्लाइट लेके लंदन गया,
मैंने ऐसे ही लोग देखे, उनके रिश्तेदार लंदन में, जैसा हमारा रिश्तेदार पुणे में, हमारा रिश्तेदार पुणे में, मुंबई में स्लम में रहता है, वैसे रिश्तेदार उनके सेंट्रल लंदन में रहते हैं। तो ऐसा भी जनरेशन है, 3 4 जनरेशन। हमारा पहला तो, बट ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा साहब ने जो उस प्रोसेस को तेज किया जाए। तो एडवोकेसी लेवल पे पैरेलली हमको ये, तो इस बार हम मोर देन 90 बच्चों को, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अपने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है, अपार्ट फ्रॉम एनओएस और जो अपने गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, मोर देन 30 स्टूडेंट्स इस बार मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप में जाएंगे। जब ये रिजल्ट आएगा ना सर, तो ये प्रोग्राम हम दिल्ली से लॉन्च करेंगे, बड़े बुलाएंगे हम फिर। हाँ नहीं, आप मतलब ये प्रोग्राम मैं आपको इसको रिपोर्ट, मतलब मैं सबके साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पायलट लेवल, हम तो रिजल्ट आएंगे ना तो इसको अच्छे तरीके से और बड़े नंबर पे काम करेंगे। निश्चित रूप से आप इसमें उम्मीद, मैं मतलब अपनी तरफ से कामना भी करता हूँ कि सफल हो। इसलिए नहीं कि सिर्फ कि कुछ लोगों की तरक्की का मामला नहीं, ये पूरे एजुकेशन स्पेस को डेमोक्रेटाइज बनाने के, हाँ, पूरे डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट कि ये, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज बहुत तेजी से अगर आगे निकल रही हैं तो डिस्कंटेंट जो है वो डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये डिस्कंटेंट आप दूर करने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स हैं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह भी, और कॉरपोरेट्स राजू केंद्रे के इस काम को देख रहे होंगे, और उनको खुद जाकर भी देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और जो भी सपोर्ट उनको ज़रूरत है वो एक जिस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राजू, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपकी अगली कामयाबी हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू।